हेलो फ्रेंड्स, ये जस्ट रैकेट की चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी CEA पर बेस्ड सीरीज का पार्ट 1 और इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं DOPT का एक OM जो कि 17 जुलाई 2018 का और इसी टॉपिक पर बेस्ड है। लेट अस स्टार्ट। देखो, इस OM की बात कर रहे हैं हम जो कि 17 जुलाई 2018 का, और इसका सब्जेक्ट क्या है? 7 CPC के इम्प्लीमेंट होने पर जो भी CEA और हॉस्टल सब्सिडी से रिगार्डिंग डिसीजन लिए गए हैं उनको कंसोलिडेट करके इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले चीज क्या है इसके अंदर। हम सिर्फ इसका मेन पोर्शन पढ़ेंगे, तो आई रिकमेंड कि इसका PDF आपको इजीली नेट पे मिल जाएगा, तो उसके PDF के अंदर आप उस चीज को मार्क कर सकते हैं। हम सीधा इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे सेकंड पॉइंट से। इट हैज बीन डिसाइडेड टू इशू कंसोलिडेटेड इंस्ट्रक्शंस इन सुपर सेशन ऑफ ऑल अर्लियर OM, यानी कि इस OM के आने के बाद पिछले सारे OM जो है वो सुपरसीड हो चुके हैं, तो दैट मीन्स ये OM जो है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। सपोज किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के 3 बच्चे हैं, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी केवल एल्डेस्ट 2 सर्वाइविंग के लिए ही क्लेम की जा सकती है। ठीक है, ओनली फॉर 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन। बट अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के एक बच्चा है और सेकेंड टाइम पे उनको ट्विंस हो गए या फिर ट्रिपलेट्स हो गए, तो इन दैट केस जो ये गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसके कि चारों बच्चे हैं अब, तो इन चारों के लिए वो क्लेम कर सकता है। तो क्या कंडीशन हुई? सेकेंड टाइम पे अगर मल्टीपल बर्थ हो जाता है तो ही वो सबके लिए क्लेम कर पाएगा। अगर फर्स्ट टाइम पे ही मल्टीपल बर्थ है, सपोज किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के फर्स्ट टाइम में ही ट्विंस हुए, तो सिर्फ इन्हीं दोनों को मिलेगा। नेक्स्ट टाइम पे चाहे ट्विंस हो, चाहे सिंगल हो, चाहे ट्रिपलेट्स हो, जो मर्जी हो, नेक्स्ट टाइम पे जो भी बच्चे होंगे उनको नहीं मिलेगा। तो 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए ही मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा एक कंडीशन और है। अगर जो हस्बैंड वाइफ है उनमें से किसी ने स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन करवाया और वो फेल हो गया, ठीक है, और उसके फेल होने की वजह से नेक्स्ट टाइम बेबी बॉर्न हो गया है, ठीक है, तो इन दैट केस स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन के फेल होने पर जो नेक्स्ट बेबी बॉर्न होगा, चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ सच फेलियर, उस फेलियर के होने के बाद जो पहला बेबी होगा उसको भी मिल जाएगा, उसके लिए भी वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, बियॉन्ड द यूजुअल 2 चिल्ड्रन नॉर्म। दैट मीन्स ये गवर्नमेंट सर्वेंट हस्बैंड एंड वाइफ है, इसमें से किसी ने स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन कराया और इनके पहले ही 2 बच्चे हैं, यानी 2 बच्चे होने के बाद इन्होंने स्टेरिलाइजेशन करवाया है और वो स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन फेल हो गया और एक बेबी और हो गया, तो इन दैट केस जो ये फर्स्ट बेबी हुआ होगा स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन फेल होने के बाद, इसके लिए भी वो क्लेम कर पाएंगे। यानी इन दोनों के लिए तो वो पहले क्लेम कर रहे थे, अब वो इसके लिए भी क्लेम कर पाएंगे। बट इसके बाद अगर अगला बेबी होता है तब उसके लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो काफी बड़ा पॉइंट है। इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको मैं नीचे नोट कर रही हूँ। पहली चीज तो उन्होंने अमाउंट फिक्स कर दिया है 2250 पर मंथ एंड पर चाइल्ड। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इस पॉइंट के अंदर है। सेकेंड थिंग, इसको क्लेम करने के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए। इसको क्लेम करने के लिए कौन कौन सी चीजें एडमिसिबल हो सकती हैं, तो वो चीजें हम यहाँ पे लिखते हैं। पहली चीज जो इसको क्लेम करने के लिए चाहिए हो सकती है वो है सर्टिफिकेट। कैसा सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट इशूड बाय हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिससे कि ये कंफर्म हो जाए कि बच्चा जो है वो पिछले एकेडमिक ईयर के अंदर उसी स्कूल में पढ़ा था। ठीक है, अब ये सर्टिफिकेट अगर नहीं मिलता तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिपोर्ट कार्ड, यानी रिपोर्ट कार्ड भी दिखा सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड का मतलब क्या है कि भाई बच्चा पढ़ा है तभी तो उसने एग्जाम दिए होंगे और तभी तो रिपोर्ट कार्ड मिली है। तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिपोर्ट कार्ड के बेस पर भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है वो क्लेम किया जा सकता है इन ऑर्डर टू क्लेम रिम्बर्समेंट। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, इसके अलावा फी रिसीट्स की भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी की ही बात कर रहे हैं। फी रिसीट, ई रिसीट, जरूरी नहीं है कि स्कूल जाके फीस भरी हो, स्कूल तो अब ऑनलाइन भी फीस लेने लगे हैं। ठीक है ना, तो भाई ई रिसीट है चाहे फी रिसीट है, जिससे कि ये दिखेगा कि आपने पूरे साल की फीस भरी है। यानी फी रिसीट किसी पर्टिकुलर मंथ की नहीं चलेगी, फी रिसीट जो होनी चाहिए वो पूरे साल की होनी चाहिए। फाइन, तो इनमें से कुछ भी आप डॉक्यूमेंट दे सकते हो, कैन बी प्रोड्यूस्ड एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू क्लेम CEA। देन तीसरी बात इस पॉइंट के अंदर ये है कि
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है वो एकेडमिक ईयर वाइज क्लेम किया जाता है, एकेडमिक ईयर वाइज क्लेम, दैट मीन्स 12 month ऑफ कंप्लीट एकेडमिक सेशन। एक पॉइंट इसके अंदर और है जो कि यहाँ पर लिखा है 2250 फिक्स्ड irrespective of actual expenses incurred by the government servant, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट ने चाहे जितना मर्जी खर्चा कराओ किसी की एजुकेशन पे, किसी की क्यों, अपने बच्चे की एजुकेशन पे, तो चाहे इससे खर्चा कम कराए चाहे इससे ज्यादा खर्चा कराए, तो irrespective of actual expenses incurred by the government उसको इतने रुपए पर मंथ पर चाइल्ड मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसको हम पूरे एकेडमिक सेशन के लिए देखें तो कितनी अमाउंट बनती है, 2250 इंटू 12 विच इज 27,000 पर ईयर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। पर मंथ जो है वो 2250 एंड पर ईयर इज 27,000 फॉर वन चाइल्ड। सी पॉइंट में से इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे नोट करते हैं। सबसे पहली चीज है हॉस्टल सब्सिडी का अमाउंट 6750 पर मंथ एंड पर चाइल्ड ऑफ कोर्स, और ये 81,000 बन जाएगा फॉर एन ईयर, और दिस इज फॉर वन चाइल्ड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे। अ सिमिलर सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो सर्टिफिकेट हमने पीछे बात करी है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को क्लेम करने के लिए, उसी टाइप का सर्टिफिकेट यहाँ पर भी चाहिए होगा, बट यहाँ पर विद एडिशनल रिक्वायरमेंट है, यानी उस सर्टिफिकेट में ये तो लिखा ही होना चाहिए कि बच्चा जो है वो यहाँ पे पढ़ा है, बच्चे ने यहाँ पे स्टडी की है, और उस सर्टिफिकेट में एक चीज और होनी चाहिए, इट शुड मेंशन द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट टुवर्ड्स लॉजिंग एंड बोर्डिंग इन द रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो हॉस्टल रेजिडेंशियल हॉस्टल में रह रहा है, घर से दूर रह रहा है, तो वहां पर रहने और खाने का क्या खर्चा है, ठीक है, बोर्डिंग लॉजिंग वगैरह का क्या खर्चा हुआ है, उस सर्टिफिकेट में ये भी लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ऑन बोर्डिंग एंड लॉजिंग। अगर इस तरीके का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता तो अगेन रिपोर्ट कार्ड हो गई प्लस एक्सपेंडिचर के लिए रिसीट्स हो गई कि गवर्नमेंट सर्वेंट ने पैसा कितना भरा है। देन अब जो वो रिसीट होगी उस रिसीट के अंदर क्लियरली ये लिखा होना चाहिए कि भाई रहने वगैरह का कितना खर्चा है, पढ़ाई का खर्चा तो अलग है, रहने के लिए खर्चा कितना है वो हॉस्टल सब्सिडी होती है, ठीक है। तो उसकी सीलिंग है 6750। अगेन पीरियड या ईयर का मतलब यही है जो कि हमने पीछे पढ़ा कि एकेडमिक ईयर के लिए ही होता है ये भी, ठीक है। एकेडमिक ईयर अप्रैल टू मार्च चल रहा है, तो उस एकेडमिक ईयर के लिए हॉस्टल सब्सिडी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दिव्यांग चिल्ड्रन यानी पीडब्ल्यूबीडी चिल्ड्रन, पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, उनके लिए जो अमाउंट है वो है डबल, ठीक है, शैल बी पेबल एट डबल द रेट्स, डबल द नॉर्मल रेट्स ऑफ सीईए 4500। हमने पढ़ा 2250 पर मंथ पर चाइल्ड, तो इसका डबल हो गया 4500 फॉर पीडब्ल्यूबीडी, है ना, फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन, और इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 54,000। नॉर्मल केसेस के अंदर 27,000 का रिम्बर्समेंट है और दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए 54,000 का रिम्बर्समेंट है, ठीक है। जितने भी रेट्स हमने पढ़े हैं ऊपर, चाहे वो हॉस्टल सब्सिडी हो, चाहे वो सीईए हो, चाहे वो दिव्यांग के लिए सीईए हो, इन दैट केस अगर डीए जो है वो 50 से ऊपर जाता है तो 25% से ये रेट्स जो है वो और बढ़ जाएंगे, ठीक है। यानी 27,000 है तो इसके अंदर 25% ऑफ 27,000 एक्स्ट्रा मिलेगा अब, यानी 1/4 ऑफ 27,000 और एक्स्ट्रा मिलेगा जब डीए जो है वो 50% से ऊपर जाएगा। उसके बाद है हॉस्टल सब्सिडी और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कैन बी क्लेम्ड कॉन्करेंटली। मैंने बताया हॉस्टल सब्सिडी तो वहां पे रहने वहने का खर्चा है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में हॉस्टल में रहने का खर्चा है ये, जो कि मिल रहा है किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 81,000 पर ईयर। तो भाई हॉस्टल में जाके बच्चा पढ़ भी तो रहा है तो उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी मिलेगा, वो कैसे मिलेगा 27,000। तो यानी कि इन ऑल इस गवर्नमेंट सर्वेंट को जिसने कि अपने बच्चे को पढ़ने के लिए हॉस्टल में भेजा है
उनको हॉस्टल सब्सिडी भी मिलेगी और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी वो क्लेम कर सकते हैं साथ में। ठीक है, इन केस हस्बैंड और वाइफ दोनों ही गवर्नमेंट सर्वेंट है तो भाई ऑफ कोर्स ये तो बहुत लॉजिकल सी बात है, उनमें से कोई एक ही बंदा रिम्बर्समेंट लेगा, चाहे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो चाहे हॉस्टल सब्सिडी हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब क्योंकि एक ही बार सर्टिफिकेट देने से काम चल जाएगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के लिए, तो भाई पूरे फाइनेंशियल ईयर में एक बार आप क्लेम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हर महीने आप क्लेम करोगे कि भाई हर महीने मेरे को 2250 रुपये दे दो, ऐसा नहीं होगा। आप वन टाइम 27,000 रुपीज ले सकते हैं वंस इन फाइनेंशियल ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के कंप्लीट होने के बाद आप उसको क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, सपोज ये गवर्नमेंट सर्वेंट का घर है और ये हॉस्टल है। ठीक है, तो भाई उसके घर से जो हॉस्टल है वो कम से कम 50 किलोमीटर दूर होना चाहिए, यानी एटलीस्ट 50 किलोमीटर, 50 और अबव फ्रॉम द रेजिडेंस। ऐसा ना हो कि भाई 5 किलोमीटर दूरी है और वहां पर ही अपने बच्चे को हॉस्टल में एडमिशन करा दिया तो बच्चा जब मर्जी घर पे आ जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। 50 किलोमीटर का मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए होम और हॉस्टल के बीच में, तभी आप हॉस्टल सब्सिडी है क्लेम कर पाओगे। ठीक है, यानी तभी वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो हॉस्टल सब्सिडी क्लेम कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई बच्चा ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा क्लास में, बहुत कम परसेंटेज लेके आ पा रहा है या फिर फेल भी हो गया किसी पर्टिकुलर क्लास में, तब भी उसका जो रिम्बर्समेंट है वो स्टॉप नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि किसी का जो बच्चा है वो सपोज 9th क्लास में फेल हो गया, तो ऐसा नहीं है कि वो दोबारा से 9th अगर रिपीट कर रहा है तो अब उसको सीईए नहीं मिलेगा, तो उसको रिपीट करने पर भी सीईए मिलेगा। ठीक, बट अगर सपोज किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने एक स्कूल से निकाल के बच्चे को दूसरे स्कूल में डाला है और इस स्कूल में वो 6th में था, ठीक है, अब नेक्स्ट स्कूल में उन्होंने डाला जब गवर्नमेंट सर्वेंट ने दूसरे स्कूल में, तो भाई उस स्कूल ने बोला कि भाई हम इसको 6th में ही लेंगे अभी भी। ठीक है, यानी जबकि वो 6th पास कर चुका है और फिर भी वो दूसरा जो स्कूल है उसकी एज के अकॉर्डिंग या उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग ये पॉइंट, सपोज अ गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज इन सर्विस, ठीक है, तो इन दैट केस इनके बच्चे को सीईए मिलेगा आगे से या नहीं मिलेगा। सपोज बच्चा जो है वो 6th में पढ़ रहा था जिस टाइम पे उसके फादर की या मदर की किसी की डेथ हुई जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, और ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो इसका सीईए क्लेम कर रहे थे अभी तक ऑफिस से, बट बिकॉज इनकी डेथ हो गई तो अब आगे बच्चे को सीईए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस कंडीशन को इस पॉइंट में समझाया गया है। जिसकी डेथ हुई है, अगर उनका स्पाउस हस्बैंड या वाइफ किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडी या फिर सेमी गवर्नमेंट जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी या फिर पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी या फिर ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि पार्टली या फुली सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट से फंडेड है। देखो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस, पीएसयू, सेमी गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी, पोर्ट ट्रस्ट या ऐसी कोई भी बॉडी जो कि पार्टली या फुली फंडेड है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो इन दैट केस इस बच्चे को सीईए नहीं मिलेगा, यानी ये ऑफिस नहीं देगा। ठीक है, जिस ऑफिस में गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हुई है वो ऑफिस इस बच्चे को सीए नहीं देगा, उसका सीईए जो है वो उसके स्पाउस, यानी अब इनकी इस बच्चे की सीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पाउस की है। बट अगर स्पाउस इन सब में से किसी भी चीज में काम नहीं कर रहा है या फिर जैसे हस्बैंड की डेथ हुई और जो वाइफ है शी वॉज होम मेकर, वो कोई काम ही नहीं करती, ठीक है, वो जॉब में नहीं है, तो इन दैट केस इस बच्चे का जो सीईए है वो तब तक मिलेगा जब तक उस गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता अगर वो जिंदा होता तो। ठीक है, तो सीईए शैल बी पेबल टू द चिल्ड्रन टिल सच टाइम द एम्प्लॉय वुड हैव एक्चुअली रिसीव्ड द सेम। ठीक, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, जो भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है, कि पर मंथ उसका कितना मिलेगा एंड देन वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो मिलते रहे कि हाँ भाई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, तो जितनी भी कंडीशंस है सीईए को लेके अगर वो सारी कंडीशन मीट होती है तो गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ के बाद भी बच्चे को उस टाइम तक यानी 12th क्लास तक सीईए मिलेगा ही। ठीक है, और उस सीईए की पेमेंट कौन करेगा? द पेमेंट शैल बी मेड बाय द ऑफिस इन विच द गवर्नमेंट सर्वेंट वॉज वर्किंग प्रायर टू हिज डेथ। अगर ये गवर्नमेंट सर्वेंट किसी एक मिनिस्ट्री में काम कर रहा था, सपोज एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में था,
तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ही बच्चे का आगे का जो सीईए है वो उसकी पेमेंट करेगी। नेक्स्ट है इन केस ऑफ रिटायरमेंट, डिस्चार्ज, डिसमिसल या रिमूवल ऑफ सर्विस, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके बच्चे को सीईए तब तक मिलेगा उसी एकेडमिक ईयर के एंड तक बस। ठीक है, यानी किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का रिटायरमेंट, डिस्चार्ज, डिसमिसल या रिमूवल फ्रॉम सर्विस सपोज जून के मंथ में हुआ है, तो एकेडमिक ईयर तो शुरू हो चुका है, तो इसके बच्चे को उस एकेडमिक ईयर का पूरा सीईए मिलेगा। देन उसकी पेमेंट कौन करेगा? अगेन वही ऑफिस जो है उसकी पेमेंट करेगा जिस ऑफिस से वो बंदा रिटायर हुआ है या जिस ऑफिस से उसका डिसमिसल हुआ है या रिमूवल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हमने पढ़ा था कि दिव्यांग चिल्ड्रन को जो सीईए है वो डबल रेट्स पर मिलेगा, यानी 4500 पर मंथ, और दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए 22 साल की एज लिमिट है। ये एज लिमिट दूसरे बच्चों के लिए 20 साल है। ठीक है, तो यानी कि जो दिव्यांग बच्चे नहीं हैं उनके पास 20 साल तक का स्कोप है 12th पास करने के लिए, कि कोई बच्चा है जो कि दिव्यांग नहीं है, या तो वो 20 साल का हो जाए या फिर वो 12th पास कर ले, तब तक उसको सीईए मिलेगा। लेकिन दिव्यांग बच्चों के लिए, ये बच्चा दिव्यांग है अगर, तो इन दिस केस ये भी अप्लाई होती है कंडीशन कि 22 का हो जाए या तो वो, या फिर वो भी 12th पास कर ले, तो विच एवर इज अर्लियर, जो भी इसमें से पहले हो जाएगा तो उसके बाद सीईए मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जो अपर एज लिमिट है, जनरली 12th क्लास जो है बच्चा 17 या 18 साल में पास कर लेता है ना, बट 20 साल तक मिल रहा है, इसका मतलब बीच में अगर बच्चा फेल भी हो रहा है तो उसका स्कोप इसके अंदर रखा हुआ है मैक्सिमम एज लिमिट में। देयर शैल बी नो मिनिमम एज, सीईए को क्लेम करने के लिए कोई मिनिमम एज नहीं है। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपने बच्चे के 2 साल के होने पर भी, कि बच्चा 2 साल का हो गया और उसको उसने प्लेवे में डाल दिया, तो वो उस प्लेवे के लिए भी फीस जो है यानी सीईए जो है वो क्लेम कर सकता है, यानी मिनिमम एज कुछ नहीं है। नेक्स्ट है भाई क्लास नर्सरी से 12th तक के लिए उन्होंने कहा है कि इट शैल बी एप्लीकेबल फॉर क्लास नर्सरी एंड 12th। अभी आगे इसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी आएगा। 12th के अंदर वो क्लासेस भी इंक्लूड होगी अगर जूनियर कॉलेज या फिर इस तरीके के स्कूल जो कि यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और 11th-12th वो करा रहे हैं, तो वो भी 11th-12th जो है वो काउंट होगी। नेक्स्ट है अगर कॉरेस्पॉन्डेंस से कोई बच्चे को 10th या 12th या फिर कोई भी क्लास कॉरेस्पॉन्डेंस या फिर डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाया जा रहा है उसको, तो इन दैट केस सीईए इज अलाउड। देन पी पॉइंट को अभी रिसेंटली मॉडिफाई किया गया है, और कैसे मॉडिफाई किया गया है इसको देखते हैं। 14 मार्च 2024 को डीओपीटी का एक ओएम आया है जिसके अंदर की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग सीईए को थोड़ा सा रिम्बर्समेंट में कुछ चेंज किया गया उसके। ठीक है, और उसके अंदर पैरा 2P को सब्सटीट्यूट किया गया है, यानी पैरा 2P को मॉडिफाई कर दिया गया है। तो हम ये पी वाले पैरा पर पहुंच ही गए हैं, तो इसका जो फ्रेश पैरा बन गया है अब इस ओएम के आने के बाद उसको रीड करते हैं। जो हम ओएम पढ़ रहे हैं जुलाई 2018 का, उसके पी पॉइंट में लिखा हुआ था कि भाई क्लास 1 से पहले 2 क्लासेस का ले सकते हैं सीईए, कोई भी 2 क्लासेस ले लो क्लास 1 से पहले। कुछ स्कूल्स के अंदर भाई नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी अलग अलग तरीके से होती है, उन क्लासेस के नाम चाहे जो मर्जी हो। ठीक है, बट अब ये पैरा को मॉडिफाई करके ये कर दिया गया है, तो हम इसको पढ़ेंगे। CEA and hostel subsidy is admissible in respect of children studying from 3 classes before class 1। ठीक है, यानी क्लास 1 से पहले 3 क्लासेस तक का रिम्बर्समेंट जो है वो मिल जाएगा अप टू 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड तो सेम ही है, सिर्फ ये चीज चेंज हुई है कि पहले क्लास 1 के पहले की 2 क्लासेस का मिलता था, अब क्लास 1 से पहले 3 क्लासेस का मिलेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नॉमेनक्लेचर ऑफ द क्लास। भाई क्लास 1 से पहले चाहे वो उसको एलकेजी बोले, चाहे प्री प्राइमरी बोले, चाहे प्राइमरी बोले, जो मर्जी बोले वो उसको, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नॉमेनक्लेचर। ठीक है, वो एक फर्स्ट क्लास से 3 क्लासेस पहले तक का मिलेगा। बाकी फर्स्ट टू 12 तो है ही, है ना। एंड ऑल्सो फॉर द इनिशियल 2 ईयर ऑफ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम पॉलिटेक्निक, आईटीआई या इंजीनियरिंग कॉलेज। अब ये इस तरीके की चीज है कि भाई देखो 10th क्लास के बाद कई बार जो बच्चे हैं वो पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लेते हैं, स्कूल से 11th-12th करने की बजाय
पॉलीटेक्निक में वो एडमिशन ले लेते हैं, तो पॉलीटेक्निक के इनिशियल 2 ईयर्स, भाई 10th के बाद तो 11th और 12th 2 ही क्लासेस बची थी ना, यानी 2 साल बचे थे, तो 10th के बाद भी 2 सालों का मिल जाएगा अगर उन्होंने पॉलीटेक्निक, ITI या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया है तो, ठीक है। और 11th और 12th का फिर जो सीई है वो क्लेम नहीं करेगा फिर वो गवर्नमेंट सर्वेंट। ऑफ कोर्स भाई अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का बच्चा जो है वो 10th क्लास के बाद पॉलीटेक्निक में एडमिशन ले लेता है, तो 11th और 12th क्लास का वो सीईए स्कूल वाला क्लेम नहीं करेगा, वो पॉलीटेक्निक में क्योंकि उसने एडमिशन ले लिया तो उसके इनिशियल 2 ईयर्स उनका रिम्बर्समेंट वो ले सकता है। इसी ओएम का सेकंड पैरा क्या कहता है कि it has been decided to grant one time relaxation for reimbursement of CEA to those government employee whose children have to repeat one additional class। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ने किसी स्कूल को चेंज करने के चक्कर में अपने बच्चे को क्लास रिपीट कराई तो इन दैट केस सीईए जो है वो नहीं मिलता है। लेकिन अभी जो फ्रेश ओएम आया उसके अंदर वन टाइम रिलैक्सेशन दी गई है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्लास 1 की मिनिमम एज, क्लास 1 के एडमिशन की मिनिमम एज को डिफाइन करके 6 ईयर्स कर दिया गया है। अब ये पहले तो नहीं थी, पहले तो 5 साल में भी एडमिशन हो जा रहा था फर्स्ट क्लास में, बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने पर जो मिनिमम एज है किसी बच्चे की वो 6 साल होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चक्कर में हो सकता है किसी बच्चे को क्लास जो है वो रिपीट करानी पड़ जाए, यानी कि केजी उसको 2 बार करानी पड़ जाए, क्योंकि वो बच्चा जो है वो 6 साल का हुआ ही नहीं फर्स्ट में आने तक। तो उसके लिए वन टाइम रिलैक्सेशन है कि अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से रिपीट करानी पड़ रही है क्लास किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को अपने बच्चे को, तो वो वन टाइम रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी 2 बार केजी के पैसे तब मिल जाएंगे क्योंकि रिपीट करानी पड़ रही है NEP 2020 की वजह से। और ये जो है 23-24 अकेडमिक ईयर से अप्लाई होगा, क्योंकि मार्च 24 को आया है ओएम, तो अकेडमिक ईयर 23-24 से ये जो कंडीशन है ये अप्लाई होगी। एक हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है कि आज की डेट तक फर्स्ट क्लास में एडमिशन के लिए 5 या 6 साल की एज होती थी, लेकिन NEP ने अब मैंडेटरी कर दिया है कि एक स्पेसिफिक कट ऑफ डेट तक बच्चे को 6 साल का हो जाना चाहिए एडमिशन लेना है अगर क्लास 1 में, तो ठीक है। तो इन दिस केस जो पेरेंट्स हैं वो बेचारे काफ़ी चिंता में आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि उनके बच्चे को 1 साल जो है वो लूज करना पड़े, ठीक है। तो यही इसी को देखते हुए DOPT ने ये OM निकाला है कि भाई वन टाइम रिलैक्सेशन एटलीस्ट CEA में तो दे देंगे, ठीक है। CEA फिर हॉस्टल सब्सिडी जो भी वो क्लेम करना चाह रहे हैं उसके अंदर 1 ईयर के लिए रिलैक्सेशन दे देंगे अगर इस वजह से रिपीट करानी पड़ रही है तो। नेक्स्ट है, अब जो स्कूल या इंस्टीट्यूशन में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। स्कीम में बी अलाउड फॉर द चिल्ड्रन स्टडिंग इन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एंड इंस्टीट्यूशंस। और रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, वेदर इन द रिसीट ऑफ गवर्नमेंट और एड और नॉट, चाहे वो स्कूल को गवर्नमेंट से एड मिलती है चाहे नहीं मिलती है, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल जिसको कि सेंटर ने, स्टेट ने या UT एडमिनिस्ट्रेशन ने, यूनिवर्सिटी ने या फिर किसी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल अथॉरिटी ने रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है, यानी स्कूल रिकॉग्नाइज्ड है किसी इनमें से किसी भी चीज के अंडर, हैविंग जुडिक्शन ओवर द एरिया, ठीक है। तो यानी कि स्कूल या इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए CAA को क्लेम करने के लिए। लेकिन दिव्यांगजन के केस में वेदर द इंस्टीट्यूशन इज रिकॉग्नाइज्ड और नॉट, ठीक है, तब भी रिम्बर्समेंट जो है वो मिल जाएगा, यानी दिव्यांगजन के केस में ये कंडीशन नहीं लगती। इन सच केसेस बेनिफिट्स विल बी एडमिसिबल टिल द चाइल्ड अटेन द एज ऑफ 22 ईयर्स। ये तो हमने पहले पढ़ ही लिया कि भाई दिव्यांगजन के केस में जो है 22 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट है, जो कि नॉर्मल बच्चों के केस में 20 ईयर्स है। इसके बाद देखो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पेएबल होता है, चाहे वो नेपाल और भूटान के सिटीजन ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर नेपाल और भूटान के कोई सिटीजन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है हमारे गवर्नमेंट के अंदर और उनके बच्चे उनके नेटिव प्लेस पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी नेपाल या भूटान में पढ़ रहे हैं लेकिन वो जॉब यहाँ पर कर रहे हैं उनके पेरेंट्स, तब भी उनको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है वो पेएबल होगा। बस उसके अंदर कंडीशन ये है कि
जिस स्कूल में इनके बच्चे पढ़ रहे होंगे वो स्कूल रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। द स्कूल इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द एजुकेशनल अथॉरिटी। जो भी एजुकेशनल अथॉरिटी वहाँ पे स्कूल को रिकॉग्नाइज करती होगी, उससे वो जो स्कूल है जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, यानी कंडीशन सेम है, बस ये लिखा हुआ है कि भाई नेपाल और भूटान के जो बच्चे हैं अगर वो अपने नेटिव प्लेस में पढ़ रहे हैं तो उनको भी CEA जो है वो मिलेगा। इसके बाद है CEA हॉस्टल सब्सिडी शैल बी एडमिसिबल टू दैट गवर्नमेंट सर्वेंट, चाहे वो ड्यूटी पर है, चाहे वो सस्पेंशन पर है, चाहे वो लीव पर है, चाहे वो EOL पे ही क्यों नहीं है। ठीक है, यानी कैसे भी लीव पर है अगर गवर्नमेंट सर्वेंट, चाहे वो सस्पेंशन पे है, तो CEA तब भी एडमिसिबल रहेगा ही रहेगा। सिर्फ CEA किसी एक कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होता, जो कि है डाइज नॉन की। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का डाइज नॉन हो गया सपोज 1 महीने के लिए, तो उस महीने का CEA नहीं मिलेगा फिर उसको। द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर CEA फॉर दैट पीरियड। ठीक है, अब ये जो OM है ये आया है 18 में, लेकिन द अबव इंस्ट्रक्शंस वुड कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से ये जो सारे इंस्ट्रक्शन है दे हैव कम इनटू इफेक्ट। फाइन, तो ये हो गया हमारा OM खत्म। जितनी इन्फॉर्मेशन थी हमने उसके अंदर सारी पढ़ ली है, सारी मार्क कर ली है। नेक्स्ट सीरीज के अंदर इसके CEA के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रह गए हैं वो बताऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।